हम इसके बना रहे थे सीडर, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का एक स्कीमा बनाया। ये स्कीमा बनाने के बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक सीडर बनाया। तो जब आपने यहाँ पे सीडर की कमांड रन करी तो इसने आपको यहाँ पे बोला कि सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो जब आपने ये सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली आपका हो गया, तो इसका ये मतलब है कि सीडर की एक फाइल इसने यहाँ पे बना दी डेटाबेस के फोल्डर के अंदर। आपके पास यहाँ पे एक सीडर्स का फोल्डर है, फिर इसके अंदर आपके को यहाँ पे अपनी फाइल नजर आएगी जो भी आपने सीडर का नाम रखा है, ठीक है। तो ये फाइल आपको यहाँ पे नजर आएगी, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लिस्ट सीडर, ये जो आपने नाम रखा है ये वाली फाइल आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। तो ये सीडर आपका यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अच्छा, इस सीडर के बाद आपको क्या करना है, अच्छा, ये सीडर की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपको लारावेल के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप लारावेल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं सीडर, ठीक है, सीडर्स, तो यहाँ पर भी आपको इसकी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि सीडर्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सेम वही कमांड है जो मैंने आपको अभी बताई है, PHP आर्टिसन मेक सीडर, ये स्टैंडर्ड कमांड है इसकी। इसकी कुछ और भी कमांड्स होती हैं, वो मैं आपको बाद वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी ये एक कमांड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, PHP आर्टिसन मेक सीडर के नाम से, ठीक है। तो जैसे आपने ये मेक सीडर की कमांड आपने यहाँ पे लगाई, तो एक कमांड यहाँ पे आपको चलाने के बाद इसने आपको एक सीडर की फाइल बनाकर दे दी, ठीक है। सीडर की फाइल आपको बनाकर दे दी इसने प्रोडक्ट लिस्ट सीडर के अंदर, ठीक है। तो ये फाइल आपको यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपना सीडर यहाँ पे क्रिएट करना है कि वो सीडर का आपको जो डेटा है वो डेटा आप यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो डेटा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जो देखना होगा वो आपको देखना होगा अपना जो आपका स्कीमा है टेबल का, वो स्कीमा आपको सबसे पहले देखना होगा कि वो स्कीमा आपका क्या है। अगर आपका वो स्कीमा अगर आपको क्लियर है तो उसके बाद आप अपने सीडर को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो स्कीमा क्लियर नहीं है आपको, तो फिर सीडर को क्रिएट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप अपने सीडर के लिए आप अपने इस चीज़ को आप पहले देखें कि आपका स्कीमा किस चीज़ का है, क्योंकि आपको जो सीडर्स आपको रन करने हैं वो सीडर्स आप तभी रन कर सकते हैं जब आपका स्कीमा आपको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर आपको सीडर में क्या आपको क्रिएट करना है, आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नेम क्रिएट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नेम क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जाना है अपनी सीडर की फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपनी सीडर की फाइल के अंदर जो कि मेरी है प्रोडक्ट लिस्ट सीडर, ठीक है, सॉरी। मैं यहाँ पे आ गया अपनी प्रोडक्ट लिस्ट सीडर की फाइल के अंदर, ठीक है। इस फाइल के अंदर आपको क्या करना है, इस फाइल के अंदर आपको अपना सीडर क्रिएट करना है। अच्छा, सीडर क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपको अपनी सीडर्स के अंदर अपने मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। इसके लिए आपको आपका पूरा एज इट इज कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अपना डेटाबेस का सीडर की फाइल आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके दोनों तरीके हैं। एक तरीका तो इसका ये है कि इसकी जो आपकी एक्चुअल फाइल है डेटाबेस सीडर की, आप उसके अंदर कॉल कर लें, या फिर आप सेपरेट फाइल के अंदर आप अपना सीडर कॉल कर लें, ठीक है। तो दोनों तरीकों से आपका काम आपका हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास जब आप यहाँ पे ऑप्शंस आप यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास सिंपली आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको कुछ पैकेजेस आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने होते हैं सीडर्स क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, नोटिस करें, तो यहाँ पे लारावेल आपको ये बताता है कि आप इसकी एक डीबी के नाम से आप यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करें, ठीक है। पैकेज आपका ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, पैकेज आपका इंपोर्ट हो रहा है फैकेट्स सपोर्ट और इल्यूमिनेट के अंदर से, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आप यहाँ पे डीबी के साथ साथ यहाँ पे इसने हैश का भी इंपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन हैश की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको पासवर्ड्स को जनरेट करना होता है रैंडम, ठीक है, तब आपको ये हैश की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इसने एक str को भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है। str का मतलब होता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग लारावेल का अपना पैकेज है इल्यूमिनेट का, जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रैंडम वैल्यूज को जनरेट करने के लिए, ठीक है। रैंडम वैल्यूज को आप इस तरीके से बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं लारावेल के अंदर। तो इस तरीके से आप अपना डेटा बहुत आसानी के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल ये करता हूँ कि मैं जाता हूँ डेटाबेस सीडर की फाइल के अंदर, ठीक है। मैं सिंपली गया डेटाबेस सीडर की फाइल के अंदर,
यहाँ पर मैंने लिखा एज इट इज, मैंने कोड यहाँ पे डाला लावेबल का। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स मेरा क्या है, प्रोडक्ट्स मेरा है डेटाबेस के टेबल का नाम, जिस टेबल के अंदर मुझे डेटा क्रिएट करना है अपना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं वो है प्रोडक्ट नेम और काउंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम के अंदर जो मेरी ये जो वैल्यू है ये मेरी मैच करनी चाहिए, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और इसके बाद मेरी जो वैल्यू है वो है काउंट, ठीक है। पासवर्ड को मैं हटा देता हूँ क्योंकि पासवर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। वैल्यू इसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई स्ट्रिंग रैंडम 10, ठीक है। और काउंट के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को हटा के स्टैटिक काउंट में यहाँ पे आपका लगा देता हूँ, जिसका है 10, ठीक है। तो एक काउंट मैंने यहाँ पे लगाया। ये लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये मुझे देगा एरर PHP आर्टिसन DB सीड। ये जो कमांड है मेरी PHP आर्टिसन DB सीड की, इसकी मदद से मैं यहाँ पे अपनी कमांड्स को रन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये मुझे एरर देगा। एरर ये मुझे क्यों दे रहा है, एरर ये मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये DB इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये DB मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया हुआ, तो ये DB मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप DB इंपोर्ट करवाएंगे। DB इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन आपको बताता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी आपने इंपोर्ट करवा लिया और आपने DB भी इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रन करते हैं अपने PHP आर्टिसन DB सीड को, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये मुझे कह रहा है DB सीडिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो जब यहाँ पे DB सीडिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है तो फिर यहाँ पे मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा एक डेटा, आपको यहाँ पे नज़र आएगा जो कि प्रोडक्ट नेम की रैंडम वैल्यू है, और उसके अंदर आपके पास यहाँ पे काउंट आपको 10 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीडर्स को बहुत इजी आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे डाला है, इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटा भी आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उसका मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा जब मैं आपको ये फैक्ट्रीज इसकी पढ़ाऊंगा। तो इसकी फैक्ट्रीज जो हैं वो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके डेटा को क्रिएट करने के लिए, डमी डेटा क्रिएट करने के लिए। तो ये फैक्ट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा ये फैक्ट्रीज किस तरह से होती हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमें अभी फ़िलहाल हमें जो है वो APIs की तरफ जाना है कि APIs इसकी क्या होती हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी सीडर्स के लिए इतना आई थिंक काफ़ी है कि आप लोगों को सीडर्स समझ में आ जाए और माइग्रेशंस टेबल समझ में आ जाए कि टेबल्स आपके डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं और किस तरह से क्रिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा, टेबल्स के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में आपको अभी गाइड कर देता हूँ। अच्छा, वो कुछ चीज़ें आपकी क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पर आते हैं अपनी माइग्रेशन के अंदर, तो माइग्रेशन के अंदर आने के बाद आपके पास यहाँ पे टेबल के अंदर कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि आपकी फील्ड्स कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपकी रिक्वायर्ड होती हैं आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये कंडीशन लगाना चाहते हैं, आप ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ये वाला जो यूज़र्स का डेटा है वो फ़ोन नंबर के बगैर क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी जो वैल्यू होती है वो उसका वो रिस्ट्रिक्ट ही होता है। लेकिन अगर आपको उसको अगर आपको उसको एम्प्टी वैल्यू अलाउ करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये अलाउ करना है कि आपका डेटा जो है वो विदाउट फ़ोन नंबर या विदाउट ईमेल एड्रेस के भी क्रिएट हो जाए, तो उसको अलाउ करने के लिए आपके पास एक और यहाँ पे एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन का नाम आपका होता है नलेबल, ठीक है। नलेबल, तो ये एक फंक्शन का नाम आपका होता है जो कि आपको ये अलाउ कर देता है कि आपकी ये जो जब भी आप ये टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे इसको अगर न लेबल करते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि ये आपका ये वाला जो कॉलम है इसकी वैल्यू को वो न लेबल कर देता है। न लेबल का मतलब है कि अब इसके अंदर डेटा क्रिएट हो सकता है, इवन कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है इस कॉलम के अंदर तब भी वो डेटा क्रिएट कर देगा, ठीक है। और इसको अगर आप वैसे मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है अलाउ नल का, ठीक है। ये आपको हर मतलब हर जो भी आप वर्चुअल सर्वर के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैम्प वैम्प या फिर मैम्प यूज़ कर रहे हैं, तो सबके अंदर आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा।
अलाउ नल का, जैसे इसका लेआउट थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन ये ऑप्शन आपको सबके अंदर नजर आएगा कि आप किसी भी कॉलम की वैल्यू को आप नल नल जो है वो आप सेट कर सकें, ठीक है, नल लेबल सेट कर सकें। अच्छा, इसके अंदर एक और भी आपके पास इसके अंदर ऑप्शन होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है आपके पास डिफॉल्ट का, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वो वैल्यू नल आ रही है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल आप रखना चाह रहे हैं, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी रखना चाह रहे हैं ओएस या फिर एलमिस, ठीक है, या आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जब भी आप इसकी माइग्रेशन रन करेंगे और जब भी इसके अंदर कोई प्रोडक्ट क्रिएट होगा या फिर जब भी कोई इसके अंदर रिकॉर्ड क्रिएट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आपके इस कॉलम की वो एलमिस पे सेट कर देगा, जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो उस पर वो सेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी माइग्रेशन को बहुत आसान तरीके से और इजी आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है माइग्रेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको रिलेशनल डेटाबेस बनाना है तो वो आप किस तरीके से बनाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे जब हम इसके रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ उसके अंदर हम देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आप अपनी इसके अंदर यूज़र आईडीज़ वगैरह आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिफाइन करना है और प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी है आपकी और वो कैटेगरी किसी और टेबल के अंदर आपके पास रखी हुई है और उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे लिंक करवाना है, तो उसकी आईडी को आप कैसे मैप करेंगे अपनी प्रोडक्ट के साथ, कैटेगरी को प्रोडक्ट के साथ कैसे मैप करेंगे, वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे जब हम रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये स्कीमा के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आगे चलता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एपीआई के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ और उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम कर सकें एपीआई के ऊपर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एपीआई की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है आपका, इस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कैसे करते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का जो आसान तरीका है सबसे वो ये है कि आप इसके अंदर एक कमांड रन करते हैं। कमांड आपकी होती है php आर्टिसन सर्व, ठीक है। ये आपकी कमांड होती है, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नीचे की साइड के ऊपर तो आपको ये कमांड यहाँ पे नज़र आएगी php आर्टिसन सर्व की, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी php आर्टिसन सर्व की कमांड, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे अगेन, मैंने जैसे आपको बताया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको एक पोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसने आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन कर दिया। इसकी पोर्ट आपने यहाँ पे एंड में नज़र आ रही है, इसकी पोर्ट है आपकी 8000 और जो इस प्रोजेक्ट का आपका यूआरएल जो लोकल हॉस्ट के ऊपर है वो है आपका 127.0.0.1, ठीक है। ये आपका यूआरएल है और ये आपका आपकी पोर्ट है। तो आपका जो फुल यूआरएल है, कंप्लीट यूआरएल है वो है आपका ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एपीआईज क्या होती हैं और एपीआईज को हम क्यों यूज़ करते हैं और एपीआईज का यूजेज आज के दौर में एपीआईज का यूजेज इतना ज़्यादा क्यों है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एपीआईज आपकी होती हैं, एपीआईज को सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब सिंगल पेज एप्लीकेशंस का एक ट्रेंड नहीं आया था, जब आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन जब आपकी इतनी ज़्यादा इन नहीं थी आपकी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तब भी आपकी एपीआईज यूज होती थी, ठीक है। लेकिन वो एपीआईज आप इंप्लीमेंट कर रहे होते थे एजेक्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। और आपकी जो एपीआईज जो डेवलप हो रही होती थी वो हो रही होती थी पीएचपी के ऊपर, डॉटनेट के ऊपर या लारावेल के ऊपर। तो अभी भी कॉन्सेप्ट तो इसका सिमिलर ही है, लेकिन अभी इसका आपकी जो एपीआईज है उसका यूजेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। उसका यूजेज बढ़ने की वजह वजह ये है कि आपका जब से आपके ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस और जब से आपका ये यूज़र एक्सपीरियंस वाला जो कॉन्सेप्ट जब से आपका इन हुआ है दुनिया के हर हिस्से में ही, तो उस जब तब से आपका जो है वो एपीआई का कॉन्सेप्ट बढ़ गया। यूज़र एक्सपीरियंस की जब मैं बात करता हूँ तो यूज़र एक्सपीरियंस आपका कैसे बेटर होता है एपीआई के ज़रिए, ठीक है। वो ऐसे बेटर होता है कि अगर आप एपीआई यूज़ नहीं करते और आपको सर्वर साइड रिक्वेस्ट करना होती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप अपने पेज को रिफ्रेश करवाते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर आप अपना फॉर्म सबमिट करें तो वो क्या करता है कि आपके पेज को रिफ्रेश करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेबसाइट बताऊं, दराज.pk। अच्छा, अब दराज.pk के ऊपर जब मैं जाता हूं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ
Daraz.pk की वेबसाइट मैंने खोली। वेबसाइट खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे गया, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये मेरा पेज रिफ्रेश करता है जब भी मैं किसी भी मैं प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। इवन कि अगर मैं किसी बैग पे जाता हूँ तब भी ये मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश करता है, ठीक है। ये सारी रिसोर्सेज को वापस से रिफ्रेश करता है। वो एक अलग चीज़ है कि हम इसके अंदर कोई कैशेट वगैरह इंप्लीमेंट करें तो उससे आपका ये यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है, लेकिन उसमें भी इतना बेटर नहीं होता जितना यूज़र एक्सपीरियंस आपका एपीआई के अंदर बेटर होता है, ठीक है। उसके अंदर आपका सर्वर लोड वगैरह भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपकी वो रिसोर्सेज आपकी बार बार लोड नहीं हो रही होती हैं, और आप कैशेट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने सेशंस वगैरह को भी, ठीक है। अच्छा, तो फिर अच्छा, एपीआई जब आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो एपीआई इंप्लीमेंट करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं फेसबुक की, ठीक है। अब जब मैं फेसबुक के ऊपर जाता हूं तो फेसबुक के ऊपर जाता हूं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे आया, मैंने यहाँ पे कोई भी पोस्ट देखी और पोस्ट देख के मैंने यहाँ पे इसको लाइक कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको लाइक करता हूँ तो लाइक करते ही ये आपका डेटाबेस में भी ये पार्ट आपका ऐड अपडेट हो जाता है, ठीक है, बगैर पेज रिफ्रेश हुए। कुछ भी हमने नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, हमने इसको लाइक किया और अनलाइक किया, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट को अलग से भी देखेंगे तो अलग से, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको लाइक कर दें और जब आप अपने पेज को रिफ्रेश करें तो तब भी आपको ये लाइक हुआ ही नजर आएगा। उसकी वजह ये होती है कि ये लाइक ऑलरेडी आपका डेटाबेस के अंदर हो गया। लेकिन ये लाइक देखें कितना ज़्यादा स्मूथ है कि आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया और इसने विदाउट पेज रिफ्रेश किए डेटाबेस के अंदर इसने वैल्यूज अपडेट कर दी। तो ये वाला जो आपका सारा काम हो रहा होता है विदाउट पेज रिफ्रेश किए, ये सारा काम आपका हो रहा होता है एपीआईज के जरिए, ठीक है। तो एपीआईज आपको हेल्प करती हैं कि विदाउट पेज लोडिंग आपका, आप जो है वो सर्वर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। चाहे आपको डेटा अपडेट करवाना हो, गेट करना हो, या फिर इंसर्ट करवाना हो, ठीक है। तो किसी भी, या फिर आपको डिलीट करवाना हो, तो किसी भी केस के ऊपर आप एपीआईज आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एपीआईज को आप यहाँ पे आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो आपका यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है और आपका पेज जो है वो पूरा रीलोड नहीं होता, और आपका जो है वो सर्वर साइड आप कम्युनिकेट कर लेते हो विदाउट जो है वो आपका विदाउट पेज लोड किए, ठीक है। तो एपीआईज आपकी बहुत ज़्यादा इन हुई है जब से आपका ये सिंगल पेज एप्लीकेशन आए, क्योंकि इसके ऊपर सारा काम आपका एपीआईज के ऊपर ही हो रहा होता है, और आपका सारा काम जो है इसके ऊपर उसी के ऊपर हो रहा होता है कि आप जो है वो मल्टीपल आप एपीआईज यूज़ करके आप सर्वर साइड्स कम्युनिकेट कर रहे हो। तो इवन के अगर आप व्हाट्सएप वगैरह भी यूज़ करो तो इसके अंदर भी सारा काम आपका एपीआईज के जरिए हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जब कोई मैसेज करते हो तो फ़ौरन ही आपका मैसेज किसी और तक पहुंच जाता है, फिर वो मैसेज आपका व्हाट्सएप के डेटाबेस के अंदर सेव भी हो जाता है। फिर आप अपना व्हाट्सएप बंद करके दोबारा भी खोलें तब भी आपको वो डेटा आपका वो मैसेज है वो आपको वहीं पर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो वो एपीआईज वाला काम आपका तकरीबन हर जगह पर ही हो रहा है, जितनी भी आपकी ऐप्स हैं या फिर आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो मोस्टली आपकी एपीआईज के ऊपर ही काम कर रही है ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक सी एपीआई मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ कि बेसिक सी एपीआई क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक लारवेल हमें हमें एक लारवेल हमें एक फोल्डर देता है, उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर देता है राउट्स के नाम से, ठीक है। ये डायरेक्टरी को अभी मत देखिएगा, अभी आप देखिएगा इस राउट्स के फोल्डर को, ठीक है। लारवेल हमें देता है एक राउट्स का फोल्डर, ठीक है। इस राउट्स के फोल्डर के अंदर आपके पास दो तरह के फाइल्स होती हैं, एक होती है आपके पास api.php और एक फाइल आपकी होती है web.php। तो ये दो तरह की जो आपके पास फाइल्स होती हैं इनका यूजेज ये होता है कि api.php आपकी इसके अंदर सारी आपकी एपीआई के राउट्स आपके बन रहे होते हैं। राउट्स क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में 2 मिनट में बताता हूँ। और वेब जो होता है इसके अंदर आपके सारे वेब के राउट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, वेब और एपीआई में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस यही होता है कि वेब का मतलब है कि आप यहाँ यूआरएल में इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकें, आप यहाँ पे इसको यूआरएल के अंदर एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये आपका वेब होता है। फिर उसके बाद जो एपीआईज आपकी होती हैं वो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आप किसी भी पे भी क्लिक करें और आप, या फिर आप कोई पेज लोड करें, आप कोई एपीआई सर्वर साइड कम्युनिकेट करें तो आप जो है वो आपके वो सारे पॉइंट्स आपके एपीआई के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपके राउट्स हैं वो आप यहाँ पे एपीआईज और वेब के अंदर आप मैनेज कर रहे होते हैं।
अच्छा, एपीआई के अंदर आपके पास कुछ टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। एपीआई के अंदर सबसे पहले आपके पास टाइप होती है गेट, एक आपके पास टाइप होती है पोस्ट, ठीक है, एक आपके पास टाइप होती है पुट, और एक आपके पास टाइप होती है डिलीट। तो ये आपके पास कोई भी एपीआई आपकी होती है, एपीआई आपकी होती है, तो उसके अंदर आपके पास ये वाली सारी टाइप्स होती हैं, गेट पोस्ट पुट और डिलीट। जैसा कि ये नाम से वाज़ेह है कि गेट की एपीआई इसलिए यूज़ होती है कि हम किसी भी डेटा को, किसी भी डेटा को फैच करने के लिए, गेट करने के लिए हम गेट मेथड हम यूज़ करते हैं लारावेल के अंदर। ना सिर्फ लारावेल के अंदर, इवन कि कोई भी एपीआई को हम इम्प्लीमेंट करें या इंटीग्रेट करें या क्रिएट करें, तो हम गेट के मेथड को हम एपीआई को फैच करने के लिए ही, डेटा को फैच करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, पोस्ट का जो मेथड होता है, पोस्ट को हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को लारावेल में अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पोस्ट का जो मेथड होता है, इसके अंदर हम अपना डेटा, कोई भी अगर हमें डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। पुट का मेथड हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, जो डेटा आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके डेटाबेस के अंदर और उसको आपको अपडेट करना है, तो उसके लिए आप पुट का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिलीट का मेथड आप यूज़ करते हैं कोई भी डेटा अगर आपको डिलीट करना है अपने डेटाबेस वगैरह के अंदर से एपीआई के जरिए, तो वो आप उसके लिए डिलीट का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एपीआई बनाने के लिए लारावेल, अच्छा लारावेल के वैसे अगर आप राउट्स देखेंगे ना, तो राउट्स से भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अगर आप राउट्स यहाँ पे देखेंगे तो राउट्स में आपको वैसे बता भी देता हूँ, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मैं इसकी दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे राउट्स के अंदर जाते हैं तो वो सेम चीज़ लारावेल ने यहाँ पे करी हुई है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लारावेल बताता है कि राउट के अंदर आप क्या करें, आप यहाँ पे अपनी टाइप बताएं, ठीक है। टाइप आपकी गेट है, पोस्ट है, पुट है या डिलीट है, ठीक है। और हर एपीआई की लारावेल के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब हर टाइप के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब अगर आप गेट की टाइप बताते हैं तो गेट की टाइप के साथ आप जो है वो आपको ये यूआरएल देना पड़ेगा, और पोस्ट की टाइप अगर आप बताते हैं तो पोस्ट के साथ आपको कोई आईडी वगैरह देनी पड़ेगी कि आप कौन से, सॉरी, आपको पोस्ट की टाइप के साथ आपको भी कोई यूआरएल देना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चले कि आप वो डेटा कौन से टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कौन से एंड पॉइंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जब पुट की एपीआई आती है तो उसके अंदर आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि आप कौन सी एपीआई को कौन से डेटा, कौन से रिकॉर्ड को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आपको एपीआई के अंदर अपनी बतानी पड़ती है। तो हम इन डिटेल इसको इन फ्यूचर देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी बेसिक एपीआई बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक इसके अंदर फॉर एग्जांपल एपीआई है राउट गेट, ठीक है। गेट के बाद आप यहाँ पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के बाद मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लगाई हैं, इसके अंदर आई एम श्योर कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा समझाता हूँ मैं इस टेक्स्ट के बारे में, इस कोड के बारे में, तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने लिंक लगाया है, मतलब यहाँ पे जो मैंने ये पाथ डिफाइन किया है, इस पाथ का मतलब ये होता है कि आपकी एपीआई का जो एंड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। इसको हम लारावेल के ज़बान में या एपीआई के ज़बान में हम इसको कहते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट आपका क्या होता है कि आपको इस एपीआई को हिट करने के लिए, इस एपीआई को कॉल करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं और कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक आपका एंड पॉइंट जो आपका होता है, ये आपका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एंड पॉइंट के बगैर कोई भी एपीआई आपकी जो होती है वो आपकी एक्सेसिबल नहीं होती, उसके लिए आपको एंड पॉइंट का देना ज़रूरी होता है, ठीक है। विदाउट एंड पॉइंट आप किसी भी एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते, तो एंड पॉइंट आपको ज़रूर देना होता है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको एंड पॉइंट देते हैं तो एंड पॉइंट देने के बाद आपको बताना होता है कि आप इस एपीआई के ज़रिए करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये बताना होता है कि कोई भी यूज़र जब इस एपीआई को हिट करेगा तो आपको उस इस एपीआई के हिट करने के ऊपर क्या एक्शन आप करना चाह रहे हैं।
एक्शन का के अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज़र का डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी आप जस्ट सिर्फ रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये उसका एंड पॉइंट होता है जो कि आपको हेल्प करता है, जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाए कि आपको इस एपीआई के अंदर क्या एक्शन करना है। ठीक है। अच्छा, ये एपीआई को हिट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो सॉफ्टवेयर हमारे पास है एक पोस्टमैन के नाम से। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पोस्टमैन को। तो इसके अंदर इसको यूज़ करते हुए आप अपनी एपीआईज़ को यहाँ पे बना सकते हैं ईजिली। आप अपनी एपीआईज़ को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एपीआई का एंड पॉइंट आपका क्या होता है? एपीआई का एंड पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका एपीआई का एंड पॉइंट होता है, लेकिन ये आपका कंप्लीट एपीआई का एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है। कंप्लीट एंड पॉइंट आपका कैसे बनता है? कंप्लीट एंड पॉइंट आपको बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है आपका ये वाला एंड पॉइंट जो कि आपका लास्ट पार्ट होता है, फिर उससे पहले आपको लगाना पड़ता है अपना फुल यूआरएल। ठीक है। आपका जो फुल यूआरएल है वो है फॉर एग्जाम्पल ये, जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये एपीआई वाली एप्लीकेशन कहीं पे आपने होस्ट करी हुई है और उसका कोई ना कोई यूआरएल है, तो वो यूआरएल आप यहाँ पे देंगे। ठीक है। आप ये अभी हमारा लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है, तो इस वजह से मैंने आपको ये यूआरएल यहाँ पे दिया है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये यूआरएल जैसे मैंने यहाँ पे दिया, ये यूआरएल देने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि ये एपीआई गेट की है, पोस्ट की है, या और कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है वही मैंने आपको बताए हैं, जो कि मोस्टली यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक गेट का है, पोस्ट, पुट है और डिलीट है। ये वाले ऐसे मेथड्स हैं जो कि आपके मोस्टली केसेस के अंदर यही वाले मेथड यूज हो रहे होते हैं। ये वाले मेथड इतने ज़्यादा इनका यूजेज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको बताया कि मेरी एपीआई का जो टाइप है वो क्या है। टाइप फॉर एग्जांपल मेरी एपीआई का है वो है गेट। ठीक है। तो मैंने यहाँ से गेट सेलेक्ट किया। गेट सेलेक्ट करने के बाद लारवेल की जो एपीआई का एंड पॉइंट होता है वो होता है आपका एपीआई। एपीआई के बाद आपका होता है जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है टेस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है। तो ये आपका लारवेल की पूरी ओवरऑल एपीआई का एंड पॉइंट आपका ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने यहाँ तक लिखा है HTTP से लेके एपीआई तक, ये वाला पार्ट आपका स्टैटिक रहता है, ये वाला पार्ट आपका चेंज नहीं होता, सिर्फ इसके आगे का पार्ट आपका चेंज होता रहता है जो भी आप एपीआई यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। तो लारवेल के अंदर एपीआई का ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, जिसको आप फॉलो करें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए। जब मैं इसको यहाँ से हिट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेंड का बटन दबाता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे मेरे पास रिटर्न में आ जाता है हेलो। रिटर्न में ये मुझे क्या दिखा रहा है? रिटर्न में ये मुझे दिखा रहा है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे एपीआई से रिटर्न किया है। ठीक है। तो ये वो रिस्पॉन्स ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, और मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है हेलो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हेलो के बजाय मैं रिटर्न करता हूँ रिस्पॉन्स। इस पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आपको बाद में इसको इन डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से मैनेज होता है, ये जेसन वगैरह क्या है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये जेसन के फॉर्मेट के अंदर ये डेटा यहाँ पे मेरा ऐड हो रहा है, जो कि डेटा यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, जो कि आपका डेटा और दिस इज माय डेटा। ठीक है। ये डेटा वही है जो कि मैंने यहाँ पे आपका मेंशन किया है। ठीक है। तो ये डेटा आपका इस तरीके से आप एपीआई के अंदर अपने डेटा को फैच कर सकते हैं, अपने डेटा को यहाँ पे एक्सेस आप यहाँ पे इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आज की क्लास के अंदर मैंने बता दिया आप लोगों को, तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये एक लास्ट ये जो अभी वीक है इसके लिए काफ़ी होगा, और इसके ऊपर आप लोग पूरी तरह से अपनी प्रैक्टिस करें। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन आप अपने रेज कर सकते हैं। थैंक यू। जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। सर जी जी सर, मैं ये पूछना था कि आप इसमें फ्रंट एंड में क्या क्या क्या, क्या इस्तेमाल करेंगे? बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे या कोई और कोई इस्तेमाल? जी, बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे बूटस्ट्रैप यूज। और सर इसमें रिएक्ट के बारे में कुछ वो ट्राई करवाएंगे सर?
रिएक्ट के बारे में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिएक्ट के बारे में पूछने की। रिएक्ट का असल में हमारा एक सेपरेट बैच चल रहा है, अगर आप ग्रुप पर हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल रहा होगा ऑलरेडी। जी जी सर, मैंने आज वो ज्वाइन की थी मैंने आपकी क्लास। चलें, ज़बरदस्त, ठीक है। क्योंकि सर मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग वो बन जाए ना, फुल स्टैक वो बन जाए, डेटा डेवलपर। मुझे देखिए सर इसका बेसिकली बिल्कुल देखिए इसका बिल्कुल यही रीज़न है कि फुल स्टैक अगर आपको बनना है तो फुल स्टैक बनने के लिए आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। तो फुल स्टैक ये समझे पूरा एक फुल स्टैक का ही कोर्स है जिसके अंदर आप फ्रंट एंड भी कर रहे हैं साथ साथ और बैक एंड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप साथ साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फ्रंट एंड के बाद, फ्रंट एंड का कोर्स के अंदर आपका, उसके बाद भी आपका ये बैक एंड का कोर्स चल रहा होगा, तो अगर आप फ्रंट एंड का कर रहे हैं तो आप बाद में भी बैक एंड का ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे इसकी सर है जैसे नो हाउ है, मैं इसके ऊपर वही नहीं, करता अच्छी हूँ, बात है, काम भी अच्छी करता बात है, आप कर हूँ। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी सर। जी, और किसी का आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। सर जैसा कि एपीआई के आपने बताया है, जी, तो इसके अलावा जो है वो मैंने एक और भी वर्ड सुना है एपीआईज का, तो वो एपीआईज और इस एपीआईज में क्या फर्क है? किसको क्या वर्ड सुना है आपने, सॉरी? एपीआई जो हम जैसे अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं, एक वेबसाइट या एक जगह से दूसरी जगह से डेटा मंगवाते हैं, जी, लाइक अगर हमारी कुछ वेबसाइट बनी हुई है उसकी टिकट की, जैसे एयरपोर्ट के, तो वो जी। हम तो जो है वो कोई यूज नहीं कर रहे होते उसमें, वो ऑफिशियल नहीं होती जैसे पीआईए की, अगर आप देखें, लेकिन अच्छा, वो वो दूसरी आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। देखिए वो जो एपीआईज आपकी होती है ना, वो आपकी होती है ओपन सोर्स एपीआईज, जो कि आपकी जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एग्जांपल दी पीआईए की या फिर कोई भी एयरलाइन की, आप एपीआईज आप यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो एपीआईज आपको अलाउ करती हैं कि आप किसी भी यूआरएल से, किसी भी वेबसाइट से आप डेटा जो है वो फैच कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है जिसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ये दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो जॉब्स के पोर्टल्स होते हैं जिसके अंदर आपका गूगल है, इंडीड है, या फिर rosie.pk है, या फिर इस तरह के और भी जो जॉब्स के पोर्टल्स हैं, आपको तकरीबन हर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको सेम जॉब्स आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, और उनका कंटेंट और उनका डेटा भी सेम होता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल इसी वजह से पॉसिबल होता है कि वो जो एपीआईज आपकी होती है, वो एपीआईज आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं आपकी एपीआईज को, ठीक है, अगर आप उनको अलाउ करना चाहें तो। तो हम जो इसमें यूज कर रहे हैं ये वो वाली तो एपीआई नहीं है ना? ये वही वाली एपीआईज होती हैं, लेकिन आप बस इसके अंदर ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी को अलाउ करना चाहें तो आप इन एपीआईज को भी आप दूसरे यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं इजीली। ओके सर। ठीक है, ये वही एपीआईज होती हैं, मतलब वो एपीआई और इसके एपीआई के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट उसके अंदर ये होता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, और इसके अंदर आपको उसके अंदर आपको अलाउ करना होता है, इसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। मतलब वो भी जी ऐसे जी। इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं, उसके अंदर भी ये होता है कि आप जो है वो कोई ना कोई टोकन वगैरह आप भेज रहे होते हैं उन एपीआईज का, तब जाके वो आपको अलाउ करती हैं, अदरवाइज वो भी आपको अलाउ नहीं करती हैं, मतलब वो भी आपकी ओपन सोर्स नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? जी सर, सही। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। लास्ट क्लास के अंदर हमारा थोड़ा सा थियोरेटिकल था, इस क्लास में हमने मोस्टली प्रैक्टिकल हमने देखा है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें अगर आप लोगों का कोई हो तो, ठीक है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो या फिर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लिया करें, ठीक है। और इसके अलावा उम्मीद है आप लोगों ने यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इनवाइट कर सकते हैं उसको सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए। तो ये है कि इसके अंदर हम जितनी ज़्यादा नॉलेज वगैरह अपनी शेयर कर सकें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।